देश में कोरोना की दस्तक के बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए रेलगाड़ी का स्लीपर कोच पूरा खाली पड़ा हुआ था। रेलगाड़ी को छूटे तकरीबन 1 घंटा हो चुका था। ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ हवा में बातें करती बढ़ी जा रही थी। बाहर तेज हवाएं चल रही थी और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। ट्रेन के स्लीपर कोच में अपनी बर्थ के पास बैठा हुआ आदमी बेहद रहस्यमय लग रहा था। उसने सफेद रंग की शर्ट के साथ सफेद पैंट पहन रखी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। पूरे कोच के खाली होने पर भी वो आधी रात को अकेला अपनी बर्थ पर बैठा हुआ एक अजीबोगरीब सी किताब के पन्ने पलट रहा था। इस डरावने माहौल में वो जो किताब पढ़ रहा था वो किसी पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर बेस्ड थी। आसपास के माहौल से बेखबर वो अपनी किताब में खोया हुआ था। कुछ देर बाद कोच में किसी के ट्रॉली बैग खींचने की आवाज सुनाई देने लगी। अपनी किताब से नजर हटाकर उसने सामने देखा। अचानक ही कोच की लाइट फ्लक्चुएट होने लगी और बाहर की बिजली के कड़कने की तेज आवाज भी सुनाई देने लगी। तेज हवा के कारण एकाएक खिड़की पर लगा कांच टूटकर कोच में बिखर गया। टूटे हुए कांच में से एक काला साया तेजी से अंदर आया, जिसे देखकर वो आदमी डर गया। अगले पल ठीक से देखने पर पता चला वो साया कुछ और नहीं बल्कि एक काला कौवा था। ट्रेन के अंदर का माहौल सचमुच बहुत रहस्यमय सा होता जा रहा था। तभी सामने से एक लड़का ट्रॉली बैग खींचता हुआ ठीक उसकी सीट के सामने आकर रुका और वहीं पर सामान एडजस्ट करके बैठ गया। चलती हुई ट्रेन में किसी सहयात्री का अचानक दिखाई पड़ना, वो भी जब पूरा डिब्बा खाली हो। किताब पढ़ता आदमी थोड़ा घबरा गया। उसने अपनी आंखों के आगे से किताब को नीचे कर सहयात्री की ओर देखकर एक फीकी सी मुस्कान दिखाई। हाय, मैं अभिनव। हाय, मैं श्याम। आप अचानक यहाँ? जानबूझकर श्याम ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। ओह यस, एक्चुअली मैंने लास्ट मिनट पर ट्रेन ली तो मैं पीछे वाली बोगी में चढ़ गया था। टीसी ने कहा कि आप अपने कोच में जाकर बैठो, नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। उस सन की टीसी के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। अभिनव की बात सुनकर श्याम ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर से अपना ध्यान किताब की ओर लगा दिया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अभिनव ने श्याम से अगला प्रश्न किया। आप ये किताब पढ़ रहे हैं, मतलब आप इन सब बातों में मानते हैं? क्यों, आप नहीं मानते क्या? ये किताबों में छपने वाले किस्से कहानी पढ़कर तो मुझे हंसी आ जाती है। इनको लिखने वाले अधिकतर वे लोग होते हैं जिन्होंने वास्तव में कभी प्रेत का सामना किया ही नहीं होता। आपने ये किताब पढ़ी है? बिना पढ़े ही आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि लेखक ने जो लिखा है सब कोरी कल्पना है? मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच्चाई में प्रेत कैसे होते हैं। वास्तव में छलावा क्या होता है, जानना चाहेंगे? क्या वाकई आपने कभी कुछ ऐसा अनुभव किया है? श्याम की बात सुनकर अभिनव ने रहस्यमय सी मुस्कान दिखाते हुए अपने पास रखी थर्मस के ढक्कन को खोला और चाय को 2 कपों में उड़ेलकर एक कप श्याम की ओर बढ़ा दिया। अभी रात के 2 बज रहे हैं। ये प्रेत काल चल रहा है। इस समय मैं बाहर का कुछ भी खाता पीता नहीं हूँ। श्याम की बात सुनकर चाय के कप से सुड़कियाँ लेते हुए अभिनव ने कहना शुरू किया। मैं सिटी हॉस्पिटल में मुर्दा घर में गार्ड की नौकरी करता हूँ। यूँ तो मेरी शिफ्ट रात को 9 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं मुर्दा घर में ताला लगाकर अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। लेकिन उस रात सड़क पर एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। मुर्दा घर में कई सारी डेड बॉडीज लाई गई थी। सारी फॉर्मेलिटीज होते होते रात के तकरीबन 1 बज गए थे। हॉस्पिटल वैसे भी शहर से बाहर बना हुआ है। रात के 1 बजे जब मैं घर जाने के लिए निकला तब सब सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। हॉस्पिटल से मेरे घर जाने वाली सड़क पर कोहरे के बादल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मैं जैसे ही अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आगे बढ़ा कि एक काली बिल्ली तेजी से दौड़ती हुई मेरी बाइक के आगे आ गई। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मेरी बाइक के नीचे आ ही गई। दुखी मन से मैं बाइक के नीचे उतरा, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा मैं हैरान रह गया। मेरी बाइक के नीचे तो क्या, आसपास भी कोई बिल्ली नहीं थी, न ही मेरे टायर में खून जैसा कुछ था। अपनी खुली आंखों से मैंने बिल्ली को टायर के नीचे आते देखा था, फिर वो अचानक गायब कैसे हो गई।
सकपकाता सा मैं वहां से उठा और अपनी बाइक को तेजी से सड़क पर दौड़ाने लगा। मेरी मोटरसाइकिल तेज स्पीड में कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। कुछ देर में मैं मेन रोड पार करके जंगल से होकर गुजरने वाली रोड पर पहुंच गया था। अचानक ही ना जाने कहां से मेरे चेहरे पर एक सफेद रंग की चादर आकर लिपट गई। मैं बिल्कुल घबरा गया और इसी घबराहट में मेरी बाइक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ी। जैसे ही मैं नीचे से उठा वो चादर गायब हो चुकी थी। मैंने यहाँ वहां देखा पर मेरे अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मुझे हल्की चोटें आई थी पर फिर भी अपनी चोट की परवाह न करते हुए मैं उठकर अपनी बाइक स्टार्ट करने लगा। उसी पल मैंने अपनी बाइक के साइड मिरर में देखा कोई सफेद सा साया जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा है मेरी ओर आ रहा था। एक ही पल में वो साया बिजली की सी तेजी से मेरी ओर बढ़ा और ठीक मेरे पीछे पहुंच गया। घबरा कर मैंने पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अब तो उस ठंडी रात में भी मैं पसीने पसीने होने लगा। मुझे समझ में आने लगा कि कोई छलावा मेरे साथ चल रहा है। किसी तरह अपनी धड़कन पर काबू करते हुए मैंने बाइक स्टार्ट की। तभी वहीं सफेद कपड़ों और खून टपकते चेहरे वाला साया मेरी बाइक के ठीक सामने दिखाई देने लगा। स्पीड ज्यादा होने के कारण मैं ब्रेक नहीं लगा सका और मेरी बाइक उसके शरीर के आर पार निकल गई। मुझे कपकपी छूट रही थी। अब तो मैं भगवान से किसी भी तरह वो सुनसान जंगल पार कराने की विनती करने लगा। लगभग 300 मीटर आगे बढ़ा हुआ कि एक लड़की जीन्स टॉप पहने हाथ में मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन किए मुझे देखकर हवा में हाथ हिलाने लगी। पास में एक स्कूटी जमीन पर गिरी दिखाई दे रही थी। मुझे लगा लड़की शायद मुसीबत में है, इसलिए मैंने बाइक रोक दी। अब प्लीज मुझे सिटी एरिया तक छोड़ देंगे? प्लीज प्लीज, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। लड़की की बात सुनकर मैं मना नहीं कर पाया और उसे अपने पीछे बिठा लिया। लड़की भी बड़ी आराम से बाइक के पीछे बैठ गई। अब मैं 1 से 2 हो गया था। वो कहते हैं ना कि 1 से भले 2, इसलिए डर भी थोड़ा कम लग रहा था। माहौल को थोड़ा सहज करने के लिए मैंने लड़की से अगला प्रश्न पूछा, आप इतनी रात को यहाँ कैसे? मैं कुछ जरूरी काम से लगभग 10 बजे घर से निकली थी। तो फिर तब से यहीं खड़ी हुई हो? अब तो लगभग 2 बज रहे हैं। हाँ, जंगल में मेरी स्कूटी के सामने न जाने कहां से 2 छोटे छोटे बच्चे आ गए। उन्हें बचाते बचाते मेरी स्कूटी एक पेड़ से जाकर टकराई। तेज स्पीड होने के कारण मेरी स्कूटी के परखच्चे उड़ गए। ओह माय गॉड, लगता है ये जंगल रात में सेफ नहीं है। मेरा भी कुछ आपके जैसा ही एक्सपीरियंस हुआ है अभी। चलो थैंक्स टू गॉड कि स्कूटी के परखच्चे उड़ने के बाद भी आप सही सलामत हैं। तुमने स्कूटी के पास मेरी खून से सनी हुई लाश नहीं देखी थी क्या? उस लड़की की बात सुनकर मेरा डर के मारे खून जम गया था। किसी तरह हिम्मत करके मैंने साइड मिरर से पीछे की सीट की तरफ देखने की कोशिश की। मेरी बैक सीट बिल्कुल खाली थी। मैं जिससे अभी तक बातें कर रहा था वो वास्तव में थी ही नहीं। अगले ही पल मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं लगभग अपनी चेतना खोने ही वाला था कि मेरे कानों में कुछ गीला सा स्पर्श हुआ और ऐसा लगा कि कोई सामने खड़ा होकर मुझे पुकार रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं होश में हूं या बेहोश। मेरे कानों में आती अभिनव अभिनव की भयानक डरावनी आवाज और वो सफेद कपड़े वाले साये को मैं खुली आंखों से महसूस कर सकता था। इतना सब देखने के बाद मैं बेहोश हो गया। वाओ, इंटरेस्टिंग। आप तो बड़े अनुभवी और जानकार आदमी निकले। आपका अनुभव वाकई रोंगटे खड़े करने वाला है। आपने तो खुली आंखों से प्रेत को देखा है और मान गए आपकी हिम्मत को कि ऐसे डरावने जंगल में आप एक लड़की की मदद करने के लिए रुक गए। अच्छा, आप जानना चाहते थे ना कि मैं भूत प्रेत और छलावे में यकीन करता हूं या नहीं? आपको एक राज की बात बताता हूं। ये जो किताब मैं पढ़ रहा हूं ना, ये कोई आम किताब नहीं है। इस किताब में जितने भी किस्से हैं वो सब सच्ची घटनाएं हैं। आपको इनमें से एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, नाम था उनका चंद्रमोहन अग्रवाल। जो भी बड़े से बड़े केस पुलिस और सीआईडी से नहीं सुलझ पाते थे, पुलिस की ओर से अंदर ही अंदर चंद्रबाबू को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। चंद्रबाबू में न जाने ऐसी क्या बात थी कि हर गुत्थी उनके सामने आकर जैसे खुद ब खुद खुल जाती थी। चंद्रबाबू जितने काम के बंदे थे उतने ही रहस्यमयी भी थे। उनका दुनिया समाज में किसी के साथ उठना बैठना नहीं था। हमेशा मुर्दों की तरह सफेद कपड़े पहनते,
चेहरा ऐसा लगता जैसे कोई भाव न हो। न खाने पीने के शौकीन थे, न बोलने चालने के। रुपयों का भी उन्हें कोई लालच नहीं था। फिर भी असंभव से असंभव केस वो चुटकी बजाकर सॉल्व कर लेते थे। एक बार एक सब इंस्पेक्टर जो नया नया महकमे में भर्ती हुआ था, उसे चंदर बाबू के बारे में पता चला। जो गुत्थी हमारा पूरा डिपार्टमेंट नहीं हल कर पाता है, आखिर एक रात में ये चंदर बाबू ऐसा क्या करते हैं कि केस के सारे पत्ते इनके सामने खुल जाते हैं। सब इंस्पेक्टर इस चंदर बाबू की पहेली को सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने सबसे पहले उनका पता निकाला। चंदर बाबू जहाँ रहते थे वो एक पुरानी हवेली थी। हर तरफ झाड़ियां और गंदगी का अंबार लगा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई वहां रहता है। दिन ढल गया था। सब इंस्पेक्टर चंदर बाबू के कमरे के पास की खिड़की के पास छिपा हुआ था। आज वो इस बंद दरवाजे के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। क्या लगता है आपको, इस बंद दरवाजे का क्या रहस्य हो सकता है? मेरी उत्सुकता तो चरम पर है। आप ही बताइए, इंस्पेक्टर को उस खिड़की से क्या दिखाई दिया? प्रेत आग से दूर रहते हैं, ये तो सुना ही होगा आपने। जी जी जी, सुना तो है। अरे आग से याद आया, फिर तो अपनी सुरक्षा के लिए माचिस तो जरूर रखते होंगे आप। क्या मतलब क्या है आपका? नहीं नहीं, मेरे पास कोई माचिस नहीं है। अरे वो थोड़ा सिगरेट पीने की तलब उठी तो पूछ लिया। सिगरेट पीकर आगे की कहानी सुनाने का मजा ही कुछ और होगा। शाम की बात सुनकर अभिनव जैसे सिरे से उखड़ गया था। देखिए, आप आगे की कहानी सुनाइए या मत सुनाइए, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे सामने सिगरेट का नाम मत लीजिए। ठीक है, आप आराम से सिगरेट पी लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे यार, ऐसे कहानी अधूरा छोड़कर कैसे जा सकते हो? अब तो तुम्हें कहानी पूरी सुननी पड़ेगी। तुम तो सिगरेट के नाम से ऐसे घबरा रहे हो जैसे तुम ही प्रेत हो। ये क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? चलो शांत हो जाओ और आगे सुनो। इंस्पेक्टर खिड़की के बाहर खड़ा होकर अंदर देखने लगा। कुछ ही पलों में उसने देखा कि चंदर बाबू के साथ कमरे में एक धुआंनुमा आकृति बैठी बातें कर रही है। धीरे धीरे वो धुआं एक विशाल भयानक शक्ल वाले जिन में बदल गया। जिन चंदर बाबू के साथ बातें कर रहा था और इंस्पेक्टर वहां खिड़की के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की नजर से तो आप एक बार बच सकते हो, लेकिन इन भूत प्रेत और जिन की नजर भेद पाना नामुमकिन होता है, और इनकी नजर से इंसान कभी नहीं बच सकता। जैसे ही जिन को लगा कि उसका भेद इंस्पेक्टर के आगे खुलने को है, उसने इंस्पेक्टर को झट से दबोच लिया। उस रात जिन ने 2 शिकार किए, एक चंद्र बाबू का, दूसरा उस सब इंस्पेक्टर का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ये कहानी सच्ची है और जिन का राज जानने वाले दोनों लोग मारे गए थे, तो इस कहानी को किताब में किसने लिखा? आप अभी भी नहीं समझे अभिनव बाबू? ये किताब उसी जिन ने लिखी है। जब भी वो नया शिकार करता है, उसकी कहानी इस किताब में लिख देता है। तो ये किताब आपके पास कैसे आई? क्योंकि मैं ही वो जिन हूँ और मेरा अगला शिकार तुम हो। इतना कहते ही शाम की शक्ल बदलने लगी। कुछ ही पलों में वो एक 10 फीट का भयानक शक्ल वाला जिन बन चुका था। इससे पहले कि अभिनव कुछ कर पाता, जिन ने उसकी गर्दन मरोड़कर उसका शिकार कर लिया। रोहन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर लिया था। उसे इस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट था कि उसने PhD के लिए भी AI को ही चूज किया था। रोहन ने अब रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर ली थी, जहां अपने पहले इन्वेंशन पर दिन रात मेहनत कर रहा था। एक दिन सीनियर साइंटिस्ट तरुण सबको अपने कैबिन में बुलाते हैं। रोहन, मनीष, राहुल और चांदनी, आप सभी को अपना अपना प्रोजेक्ट और थीसिस 2 महीने के अंदर सबमिट करने हैं। ओके सर, हो जाएगा। अच्छा, 2 महीने का नाम सुनकर बाकी सबके पसीने छूट रहे हैं और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे प्रोजेक्ट तुम पहले ही बना चुके हो। जी सर, मैं अपने प्रोजेक्ट पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाया तुमने। प्रोफेसर तरुण इन चारों के गाइड थे, लेकिन वो यंग साइंटिस्ट को गाइड करने की बजाय हर समय उनकी टांग खींचते और मजाक उड़ाया करते थे। रोहन अपनी लैब में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी प्रोफेसर और दूसरे इंटर्न्स वहां आ जाते हैं। अरे रोहन, ये क्या? तुम तो एक रोबोट बना रहे हो।
एआई से इंसान के काम को आसान करने वाला प्रोजेक्ट बनाना था, इंसान को रिप्लेस करने वाला नहीं। सर, मैं एक एआई रोबोट बना रहा हूँ। ये रोबो एक एडवांस रोबो होगा। मैं अभी इसमें इमोशंस ही इंस्टॉल कर रहा था। ये रोबो लॉजिकली इतना स्ट्रांग है कि ये हमारी बातों को लॉजिकली कंपेयर करके उस पर रिएक्शन दे सकता है, जिससे आपको लगेगा कि ये अपनी फीलिंग शो कर रहा है। और देखना, ये किसी भी मामले में किसी इंसान से कम नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा ये लॉजिकल रोबोट थप्पड़ मारने पर क्या करेगा? दबंग फिल्म की तरह थप्पड़ से डर नहीं लगता वाला डायलॉग बोलेगा क्या? ये खुद तो ढंग से बोल नहीं पाता है, इसका रोबो क्या बोलेगा? भाई, ये क्या बनाया तूने? अब क्या इसे यंग साइंटिस्ट कार्निवल के रिलीज पर नचवा के दिखाएगा? अरे इसके जैसे पता नहीं कितने रोबोट आए और गए। तुम लोग देखना, तीसरी इंस्ट्रक्शन पर ही करप्ट हो जाएगी इसकी मेमोरी। मेरा मिनी प्रोजेक्टर ही कार्निवल कमाल करेगा। देखो रोहन, एआई अभी इमोशंस नहीं डेवलप कर पाई है और यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए एक रोबो कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रोहन आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खड़ा हुआ था और उसके साथ ही साइंटिस्ट और प्रोफेसर उसका मजाक बना रहे थे। कुछ देर बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं और रोबो फिर से एक बार वापस स्लीप मोड में चला जाता है। तुम्हें पता है जेम्स, यहाँ सब मेरा मजाक बनाते हैं। इन्हें लगता है तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन मैं जानता हूँ, चाहे कोई कितना भी मजाक बना ले, तुम सबसे बेस्ट एआई रोबोट हो। साथियों की कही हुई एक एक बात रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। वो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था, लेकिन ये अपमान और उन सब की हंसी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अचानक ही वह बिस्तर से उठा और अपने आंसू पोंछकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद चांदनी देर रात तक किताब पढ़ने के बाद अब अपने कमरे में आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चांदनी दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। तुम यहाँ कैसे? इस लाल रोशनी को हटाओ मुझसे। इससे पहले कि चांदनी कुछ कर पाती, वो लाल रोशनी बहुत ही तेज हो गई, जिससे चांदनी का पूरा शरीर झुलस गया और उसकी वही मौत हो गई। अगले दिन भाई, मैं चांदनी के फ्यूनरल में गया था। भाई, उसका पूरा शरीर बिल्कुल झुलसा हुआ था। उसे देखने से तो मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन हो गई। भगवान ही जाने आखिर किसने और क्यों उसका ऐसे जलाकर मर्डर किया होगा। मनीष और सौरभ कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे और रोहन उनके ठीक पीछे बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। चांदनी के मर्डर की बात सुनकर वह थोड़ा असहज सा हो गया था। अपने माथे पर आते पसीने को उसने जेब से रुमाल निकाल कर पोंछा और सकपकाता हुआ वहां से उठकर चला गया। देखा तूने, चांदनी के मर्डर की बात सुनकर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? तुझे इसकी हरकत कुछ अजीब सी नहीं लग रही? भाई, मुझे तो ये बंदा ही साइको लगता है। न किसी से बोलना, न बात करना, बस हर समय अपने रोबोट के साथ ही लगा रहता है। प्रोफेसर तरुण अपने फ्लैट में डिनर के बाद सोफे पर एक किताब पढ़ रहे थे। अचानक ही उनके घर की बिजली में फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं और एक झटके के साथ उनके घर की लाइट कट जाती है। गर्मी से बचने के लिए प्रोफेसर जाकर खिड़की खोल देते हैं और रसोई में माचिस ढूंढने लगते हैं। अचानक ही खिड़की के सामने अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? घर के अंदर कैसे है तुम? मैंने पूछा, हो कौन तुम? प्रोफेसर अंधेरे में उस परछाई की ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक ही वहाँ वो जगह लाल रंग की रोशनी से भर जाती है और एक लोहे की चेन आकर उनके गले से लिपट जाती है। प्रोफेसर खुद को उस चेन से दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चेन की पकड़ उनकी गर्दन पर कसती ही जा रही थी। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद प्रोफेसर ने वही दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ गई थी और मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। समझ नहीं आ रहा, पर कुछ अजीब हो रहा है हमारे कैंपस में। पता नहीं कौन ये मर्डर कर रहा है। आखिर कोई चांदनी और प्रोफेसर को क्यों मारना चाहेगा? अचानक ही रोबोट की आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं और वह अपनी गर्दन घुमाने लगता है। जेम्स, ये क्या हो रहा है तुम्हें? जेम्स! रोहन ने घबरा के जेम्स की मेमोरी चेक करनी शुरू की। तभी उसे उसमें कुछ भयानक और अविश्वसनीय चीज मिली। फिर रोहन उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके देखने लगता है। असल में उस दिन वहां सबको ये लग रहा था कि रोबोट की पावर ऑफ है, पर एक्चुअल में वो रोबो स्लीप मोड में था
और वो सभी के द्वारा कही जा रही हर बात को अपनी मेमोरी में स्टोर करता जा रहा था। और तभी उस रोबोट ने बिना रोहन की इंस्ट्रक्शन दिए खुद ही अपनी पावर ऑन करके सबके फेस कैप्चर करने शुरू कर दिए, ताकि उन सभी के इमोशंस को परख कर वो अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करके फीड कर सके, जिसका वहां पर मौजूद किसी इंसान को कोई अंदाजा तक नहीं लगा। रोहन जेम्स के बदलते बिहेवियर को ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ध्यान से देखिए मिस्टर रोहन, ये आई कार्ड आप ही का है ना? जी सर, ये मेरा ही है, लेकिन ये आपको कहाँ मिला? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बाकी की बातें मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही बताऊंगा। रोहन के बार बार पूछने पर भी इंस्पेक्टर रोहन को कुछ नहीं बताता है और उसे थाने ले आता है। सच सच बताओ, तुमने प्रोफेसर और चांदनी को क्यों मारा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं उन लोगों को क्यों मारूंगा? तुम्हारा आईडी कार्ड प्रोफेसर की डेड बॉडी के पास मिला है, इसलिए चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही ने प्रोफेसर को मारा है। रोहन कुछ देर तक सोचता रहता है, उसके बाद इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर सर, मुझे पता चल गया कि प्रोफेसर और चांदनी को किसने मारा है। ये सब मेरा रोबोट जेम्स कर रहा है सर। खुद को बचाने के लिए अपना जुर्म का इल्जाम अपने बनाए हुए टीन के डब्बे पर डाल रहा है। छी 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 छी, आया बड़ा रॉबर्ट को किलर बताने वाला। सर मेरी बात का यकीन करो, मेरा रोबोट कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है, ये एक AI ऑपरेटेड रोबोट है। कल शाम मैंने लैब से आने के बाद अपना आई कार्ड उसके गले में लटका दिया था। मुझे नहीं पता मेरा आई कार्ड प्रोफेसर के पास कैसे पहुंचा। आप मेरा यकीन करो, आज जब मैंने जेम्स को मर्डर के बारे में बताया तो उसने बड़ा अजीब बिहेव किया। उसके अंदर से रेड लाइट ग्लो कर रही थी। ये नॉर्मल नहीं है। मैंने जेम्स की मेमोरी की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें ये सब लोग मेरा और जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे सुनकर मैं रोने लगा था। सर मुझे मेरे रोबोट जेम्स के पास ले चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रात होने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। सर अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो चांदनी और प्रोफेसर के बाद अब उसका अगला शिकार मनीष या फिर सौरभ होगा, क्योंकि इन्हीं चारों ने उस दिन जेम्स का मजाक उड़ाया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे जेम्स के अंदर इविल और नेगेटिव इमोशन डेवलप हो गए हैं। अब वो उन दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ करना होगा सर, जल्दी करना होगा कुछ। रोहन के बार बार कहने पर इंस्पेक्टर मनीष और सौरभ के घर के बाहर 2 कांस्टेबल खड़े करवा देता है और रोहन को लेकर कैंपस की ओर निकल जाता है। इंस्पेक्टर अभी रास्ते में ही था कि उसके पास एक कॉल आता है। सर यहाँ पर एक रोबोट खड़ा है। इसके दोनों हाथ बड़े चाकू बने हुए हैं और रोबोट में से बहुत तेज लाल रंग की रोशनी निकल रही है। सर ये मनीष के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने उसी चाकू से हम पर वार कर दिया और उस लाल रोशनी से हमें जलाकर मारने की भी कोशिश की। हमें घायल करने के बाद वो मनीष के घर के अंदर घुस गया है सर। शूट कर दो उसे। सर उस पर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा। हम दोनों के मुठभेड़ के समय मनीष पीछे के दरवाजे से निकल गया था सर। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर रोहन को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। जेम्स ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सबकी हेल्प करने के लिए डेवलप किया है मैंने, और तुम एक एविल रोबोट बनकर सबको मार रहे हो। मरना होगा, इन एविल ह्यूमंस को जीने का अधिकार नहीं है। तभी जेम्स को अपने सिस्टम में लो बैटरी का इंडिकेशन आने लगता है और साउंड भी सुनाई देने लगती है। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। जिसे देखकर रोहन को इस किस्से को यही खत्म करने का आइडिया आ जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू जेम्स, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बैटरी डाउन हो रही है। तुम्हें पता है सिर्फ मैं तुम्हारी बैटरी रिचार्ज कर सकता हूँ, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चार्ज कर देता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर इन सब से बदला लेंगे। जेम्स रोहन की बॉडी को स्कैन करने लगता है और सब कुछ ठीक दिखने पर अपने क्रिएटर की बात मान लेता है। इसके बाद जेम्स रोहन के साथ लैब की ओर जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर एक मैसेज आता है। सर बातों से ये नहीं मानने वाला, इसकी प्रोग्रामिंग में चेंज आ गए हैं। अब ये एक ईवल रोबोट हो चुका है और इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। हमें इसे खत्म करना होगा। मैं इसे चार्जिंग के बहाने अपनी लैब में ले जा रहा हूँ। आप मेरे पहुंचने से पहले मेरे रूम से लाकर लैब में मैग्नेट एलिमेंट लगवा दीजिए, क्योंकि पावरफुल मैग्नेट फील्ड से
इसे डिसेबल किया जा सकता है। इंस्पेक्टर रोहन के बताए अनुसार उसके लैब में बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड तैयार करा देता है। जैसे ही जेम्स कमरे में अंदर जाता है, उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स हैवी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से एक एक करके अलग होना शुरू हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था मेरे प्यारे दोस्त, पर मैं इस दुनिया के लिए एक गुड रोबोट को क्रिएट किया था जो अब बदलकर इवल हो चुका है, और तुम्हारा ऐसा होना मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने पर मजबूर कर गया। मुझे माफ करना जेम्स। गुड बाय मेरे प्यारे रोबो। जेम्स रोहन को देखते हुए उसके द्वारा कही जा रही हर बात को देख और सुन रहा था और इमोशनल हो रहा था। बाय बाय मेरे दोस्त। ये कहते ही जेम्स के अंदर की लाइट्स बंद होने लगती हैं और उसकी पावर भी ऑफ हो जाती है। अपने रोबोट का ऐसा अंत होता देख रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तो एक एविल एआई रोबोट को रोहन ने डिसेबल कर दिया, लेकिन जिस तेजी से एआई का उपयोग इंसानों के बीच बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एआई इन्वेंशन से बने एविल रोबोट्स हर जगह नजर आएंगे। अंधेरे में खड़े कुछ लोग अजीब से अंदाज में हंस रहे थे और उनके चमकते हुए भयानक दांतों को अंधेरे में भी साफ साफ देखा जा सकता था। एक डरा हुआ लड़का उन सब लोगों के बीच फंसा हुआ था, जिसने वहां से भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। लड़के ने जैसे ही पलटकर देखा तो देखा एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। कुछ महीनों पहले शाम का सन्नाटा छाने लगा था। राहुल एक कमरे में बैठा हुआ छत को घूर रहा था। राहुल एक अनाथ लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसने ग्रेजुएशन परीक्षा पास की थी और अब वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। मगर नौकरी के लिए वो कहीं भी जाता, उसे हमेशा मायूस होकर लौटना पड़ता। राहुल के पास रहने के लिए उसका खुद का घर भी नहीं था। वो अपने दोस्त के घर में रहता था, मगर कुछ दिनों से उसका दोस्त भी उस घर को छोड़ने का दबाव बना रहा था। राहुल का दोस्त अमित इस वक्त उससे इसी बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक अमित के घर की डोरबेल बजी। राहुल उठकर बाहर गेट पर चला गया। उसने देखा दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा हुआ था। इस डाकिये के हुलिये को देखकर राहुल को बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, बाल घुंघराले टाइप के बड़े अजीब किस्म के थे। उसने अपने पैरों में जली हुई चप्पल पहनी हुई थी। डाकिये को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मुर्दा शमशान से उठकर सीधा यहां चला आया हो। राहुल डाकियों को सवालिया नजरों से देखने लगा। उस डाकिये ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, क्या इस घर में कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? जी हाँ, मेरा नाम राहुल है। इतना कहकर उस डाकिये ने राहुल को एक लिफाफा पकड़ा दिया। डाकिया राहुल को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। शाम के हल्के अंधेरे में सड़क पर लगे लट्ठे पर लगे बल्ब की रोशनी में उस डाकिये का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। राहुल ने तुरंत उसके हाथ से उस लिफाफे को पकड़ लिया और उस लिफाफे को देखने लगा। तभी राहुल के कंधे पर उसके दोस्त अमित ने हाथ रखा। ये क्या है राहुल? वही देख रहा हूँ यार, इस डाकिये ने अभी अभी मेरे नाम का लिफाफा मुझे दिया। राहुल की बात सुनकर अमित बुरी तरह से चौंक गया। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अमित के कहने पर राहुल की नजरें डाकिया को इधर उधर तलाशने लगी, मगर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। राहुल अपने मुंह में बुदबुदाने लगा। कमाल है, यही तो था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे चल वो सब छोड़, अब इस लिफाफे को खोल कर देख, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें तेरा अपॉइंटमेंट लेटर हो? काश ऐसा ही हो यार। इतना कहकर राहुल लिफाफे के अंदर रखे हुए लेटर को गौर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ रहा था, उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आती जा रही थी। राहुल ने खुशी से अमित से कहा, मेरे बुरे दिन खत्म हो गए अमित, मुझे नौकरी मिल गई। अमित ने भी खुश होते हुए वो लेटर अपने हाथ में ले लिया और वो भी लेटर को पढ़ने लगा। मगर अचानक अमित के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगी और वो राहुल से बोला, जहां तक मुझे याद है तूने अकाउंटेंट की नौकरी के लिए तो कहीं अप्लाई नहीं की थी, फिर उन्होंने तुझे ये लेटर कैसे दे दिया? अरे यार, हो सकता है मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया हो। वो सब छोड़, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे नौकरी मिल गई। मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। जैसे मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी
मैं तेरे घर को छोड़ दूंगा। मेरी बात का बुरा मत मान यार, जब तक मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे मैंने कभी तुझसे जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अचानक वो गांव से यहाँ आने वाले हैं। चल कोई नहीं, तेरी नौकरी की खुशी मुझे तुझसे ज्यादा है। अगले दिन राहुल उस लिफाफे में लिखे हुए पते पर पहुंच गया। उसने देखा कि सुनसान इलाके में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। दूर से उसे उस बिल्डिंग के अंदर कुछ चेहरे नजर आ रहे थे, मगर आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसने देखा कि ऑफिस में सभी लोग नीची निगाह किए हुए कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक भारी भरकम आदमी जिसकी शक्ल बिल्कुल काली थी राहुल के पास आ गया और घूरते हुए बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमारी बॉस तुम्हें बुला रही हैं। उस व्यक्ति ने एक केबिन की ओर इशारा कर दिया। राहुल धीरे धीरे कदमों से उस केबिन के अंदर चला गया। अंदर जाकर राहुल ने देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उस औरत ने राहुल को बगैर देखे कहा, बैठ जाओ राहुल। राहुल एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने देखा उस औरत की बड़ी बड़ी आंखें और गोरा चेहरा था, मगर पता नहीं क्यों राहुल को उसके चेहरे को देखकर अजीब सा लग रहा था। उस औरत ने राहुल से कहा, मेरा नाम मारिया है, तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना है और शाम 5 बजे के बाद इस ऑफिस से चले जाना है। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में हर महीने आ जाएगी। बस मेरी एक बात याद रखना, 5 बजे के बाद ऑफिस में तुम्हें नहीं रुकना है। अब तुम जा सकते हो। राहुल को अपनी बॉस का बिहेवियर बहुत खराब लगा, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। देखते ही देखते राहुल को उस ऑफिस में काम करते हुए कई महीने हो गए। हर महीने राहुल के अकाउंट में सैलरी आ जाती थी। राहुल ने अब अपने दोस्त अमित का घर छोड़ दिया था और वो किराए के फ्लैट में रहने लगा था। राहुल को उस ऑफिस में जाकर एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि उस ऑफिस का कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता था। उसे उस ऑफिस में काम करते हुए ऐसा महसूस होता था मानो कि वो किसी शमशान घाट पर बैठा हो, जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा रहता हो। एक दिन राहुल ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। राहुल की बॉस मारिया राहुल को यह बोलकर गई थी कि उसे किसी भी कीमत पर आज इस फाइल को कंप्लीट करना है। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि इसे वक्त का पता ही नहीं चला। काम पूरा करके राहुल जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसकी नजर ऑफिस की घड़ी पर पड़ी। उसने देखा घड़ी रात के 11 बजा रही थी, मगर अभी भी ऑफिस के सभी लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। राहुल को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। अजीब है, रात के 8 बज गए हैं और अभी भी ये सब लोग ऐसे ही बैठे काम कर रहे हैं और मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक राहुल का मोबाइल बज उठा। राहुल ने नंबर देखा तो कॉल उसके दोस्त अमित का था। राहुल ने उसकी कॉल रिसीव की। हेलो अमित, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि आज तेरा जन्मदिन है। मैं जानता था यार, तेरे दिमाग से उतर गया होगा। मैं इस वक्त कार में हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुझे आकर रिसीव कर लूंगा। राहुल ने लोकेशन अमित के मोबाइल में सेंड कर दी। राहुल ने मोबाइल पर लोकेशन सेंड की ही थी कि अचानक ऑफिस में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सभी लोग एक साथ राहुल की ओर देखने लगे। अपनी और उन सब लोगों को अचानक इस तरह से देखते हुए देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। राहुल ने देखा उन सबके चेहरे बिल्कुल सपाट थे और वो सब राहुल की ओर घूरने लगे। उनके घूरने के अंदाज से राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऑफिस की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया, मगर ऑफिस के मंजर देखकर राहुल के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए। उसने देखा ऑफिस में जितने भी लोग बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे उन सब की आंखें अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। राहुल के शरीर में डर से पसीने की धारा बहने लगी। उसकी सांस उसके गले में अटकने लगी। अचानक वो सब लोग उठकर खड़े हो गए और धीरे धीरे करके राहुल के नजदीक आने लगे। राहुल समझ गया कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। उन लोगों को अपनी तरफ आता देख राहुल पूरी तरह से घबरा गया। आखिर कौन हो तुम लोग? सब राहुल को देखकर अजीब अंदाज में हंसने लगे। राहुल ने भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, वो राहुल को देखकर हंसने लगी। राहुल उस औरत को पहचानता था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस मारिया थी। अचानक राहुल ने देखा मारिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। मारिया ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा,
मैंने तुमसे मना किया था ना कि शाम 5 बजे के बाद ऑफिस में मत बैठना, और आखिरकार तुमने वही गलती की जो तुमसे पहले और लोगों ने भी की थी। तुम भी अब और लोगों की तरह मारे जाओगे। राहुल कपकपाती हुई आवाज में बोला, आखिर तुम लोग कौन हो? दिन में तुम हमें इंसान कह सकते हो और रात में शैतान। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम इस ऑफिस में आकर क्या काम करते हो? अचानक राहुल के जहन में एक तेज धमाका हुआ। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो कंप्यूटर पर केवल उंगलियां चला रहा था, मगर वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा था। उसे चाहकर भी याद नहीं आ रहा था। राहुल के चेहरे को देखकर मारिया बेहोशी अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम्हें चाहकर भी कुछ याद नहीं आ पाएगा राहुल, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कंप्यूटर पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनमें से कोई जिंदा नहीं है। ये सब मुर्दा हैं जो इस वक्त तुम्हारे खून के प्यासे हैं। इनमें से कई तुम्हारी तरह इस ऑफिस में काम करने आए थे और यहीं के होकर रह गए, और तुम भी हमेशा इस ऑफिस में रहोगे। मैं तुम्हारा खून पीने के लिए बेताब हूँ। इतना कहकर मारिया ने राहुल का गला कसकर पकड़ लिया। उसकी भयानक सूरत देखकर राहुल के शरीर का खून जमने लगा। ऑफिस के सभी लोगों ने अपनी भयानक चेहरों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी अचानक राहुल के कानों में उसके दोस्त अमित की आवाज सुनाई दी, अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से भाग राहुल। राहुल ने पूरी ताकत से मारिया को धक्का दिया और वो बड़ी फुर्ती से बाहर की ओर भागा। अमित राहुल से मिलने आया था। वो दोनों फुर्ती से उस बिल्डिंग के नीचे कूद गए। कूदने से उन दोनों के शरीर में दर्द तो बहुत हुआ, मगर डर के आलम में वो दर्द उन लोगों को महसूस नहीं हुआ। दोनों बड़ी फुर्ती से कार में बैठ गए। तू तो कहता था कि तू ऑफिस में काम करता है, ये भूतिया ऑफिस है। राहुल कार में ही बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को अमित के घर पर पाया। अमित के हाथ में एक बेहद पुराना सन 1990 का न्यूज़पेपर था। उसने उस पेपर को राहुल के सामने रख दिया। राहुल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बिरला बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ऑफिस की बॉस मारिया और उसके कर्मचारी जलकर खाक हो गए। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया तो मुझे पता चला कि मारिया का एक पोस्टमैन हुआ करता था जो जलकर मर गया था। मारिया आज भी गरीब लोगों को उस पोस्टमैन के जरिए अपने ऑफिस में बुला लेती है, और शाम 5 बजे के बाद अगर वहाँ पर कोई रुक जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उस बिल्डिंग में आग शाम 5 बजे के बाद ही लगी थी। वहाँ के लोगों ने बताया कि आज भी उस बिल्डिंग में लोगों की आवाजें आती है। तू अब तक एक भूतिया ऑफिस में काम कर रहा था। शुक्र मना, अगर मैं नहीं आता तो तू हमेशा के लिए उस भूतिया ऑफिस की गहराइयों में खो जाता। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कई भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। कहाँ हो तुम? विनय एक अमीर आदमी है जो कि दिखने में बहुत ही साधारण व्यक्ति है, और वहीं दिया एक खूबसूरत लड़की है। दिया के पिताजी ने विनय को अपनी बेटी से मिलाने के लिए उनके घर बुलाया। विनय दिया के घर पहुंचता है। हाय अंकल जी। आओ बेटा आओ। तभी वहीं कुछ ही दूरी पर बैठी दिया विनय को देखती है और गुस्सा हो जाती है। वो विनय की तरफ बढ़ती है। लगता है कभी आपने अपना चेहरा शीशे में ढंग से नहीं देखा और मेरे से शादी करने चले आए हैं। और पापा, आप ना जाने कैसे कैसे लोगों से मेरा रिश्ता करा रहे हो। मैं वापस कोलकाता जा रही हूँ। देखिए दिया जी, आप दोबारा सोच लीजिए। तुम्हें क्या लगता है मुझ जैसी इतनी सुंदर लड़की तुम जैसे साधारण से दिखने वाले आदमी से शादी करेगी? तुझे अपने चेहरे पर बहुत घमंड है ना। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझे बहुत सी लड़कियां तुमसे पहले भी रिजेक्ट कर चुकी हैं, पर तूने आज मेरी बहुत बेइज्जती की। इसका अंजाम तू देखेगी। आंखों में आंसू लिए और बदले की भावना से विनय अपनी कार में बैठकर वापस आने लगता है। आज का दिन विनय बहुत ही गुस्से में कार चला रहा होता है। उसका फोन बजता है। विनय अपने फोन की तरफ देखता है कि तभी अचानक से उसकी कार के सामने रोड पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है और उसकी कार से टकरा जाती है।
जिससे वो औरत चोटिल हो जाती है और वहीं रोड पर पड़ी होती है। विनय गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है। आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? माफ कीजिएगा, मेरा ध्यान थोड़ा सा भटक गया था। बूढ़ी औरत उसके पास गिरे हुए एक कड़े की तरफ इशारा करती है और कहती है, मुझे वो कड़ा ला कर दे दो, वरना मैं मर जाऊंगी। विनय जल्दी से पास रखे उस कड़े को बूढ़ी औरत को दे देता है और बूढ़ी औरत उस कड़े को पहनते ही खड़ी हो जाती है, पर उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है। ये सब देखकर विनय कहता है, आपको बहुत चोट लगी है, मैं आपकी चोटों पर दवाई लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद विनय अपनी कार से फर्स्ट एड बॉक्स लाने के लिए कार में जाता है, पर वापस आने पर विनय को वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखाई देती। विनय हैरत में पड़ जाता है और फिर से कार में बैठकर दिया के घर वाली बात को याद करके अपने बदले के लिए सोचने लगता है और कुछ समय बाद अपने घर पहुंच जाता है और शीशे के सामने अपने आप को देखकर कहता है, उस दिया से मैं बदला लेकर ही रहूंगा। थोड़ी देर में रात हो जाती है और कुछ देर बाद उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। अचानक से विनय की नींद खुलती है और वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि उसके कमरे के कोने में एक औरत कुर्सी पर बैठी होती है। उस औरत को देखकर विनय बहुत डर जाता है और उससे कहता है, तुम कौन हो और अंदर कैसे आई? याद है आज तुमने मेरी मदद की थी? पर मैंने तो उस बूढ़ी औरत की मदद की थी, और तुम्हें ये बात कैसे पता? मैं वही औरत हूँ। पर उस औरत को तो बहुत चोट लगी थी और आप यहाँ एकदम ठीक बैठी हुई हैं। फिर अचानक से वो औरत अपने भयानक चेहरा विनय की तरफ करती है और विनय उसका चेहरा देखकर डर जाता है। मैं एक चुड़ैल हूँ और जो भी मुझे एक बार देख ले मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, मगर तुम अगर मेरी मदद ना करते और मुझे वो कड़ा ना देते तो शायद मैं मर जाती। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम मुझे एक खूबसूरत नौजवान बनने का वरदान दे दो। हाँ, पर इसके लिए तुम्हें एक सुंदर लड़की की बलि देनी होगी और बलि देने के बाद तुम सुंदर बन जाओगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, सुंदर बनने के साथ साथ तुम्हें इस वरदान का एक और पहलू मिलेगा, तुम रात में राक्षस बन जाया करोगे। तुम मुझे सुंदर बना दो, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और विनय अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। वो अपनी बहन वीना के पास जाता है और उससे कहता है, वीना, आज मुझे एक काम के लिए तेरी जरूरत है। बोलो भैया, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तुम्हें मेरे साथ एक गुफा में चलना होगा। विनय और वीना दोनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं। गुफा के अंदर जाते हुए उन्हें कहीं भयानक आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाती है। दोनों जैसे जैसे गुफा के अंदर पहुंचते हैं वैसे वैसे ही वहां अंधेरा और भी गहरा होता जाता है। गुफा के अंदर जाते समय किसी ने वीना पर जानलेवा हमला किया, जिससे वीना बहुत जोर से चिल्लाई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो विनय वहां नहीं था। भाई, कहाँ हो तुम? तभी वीना को अपने सामने किसी की परछाई बड़ी होती हुई दिखाई दी, तो उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसको बड़े पत्थर से मारा गया। वीना लगभग बेहोश होने ही वाली थी कि उसने विनय को अपने सामने पत्थर हाथ में पकड़े हुए देखा। उसने विनय से पूछा, माना हम सौतेले भाई बहन थे, मगर हमारा रिश्ता सगे से बढ़कर था और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मैं वापस आऊंगी। इसी के साथ ही वीना वहीं पर अपना दम तोड़ देती है और वहां चुड़ैल आ जाती है और वीना की लाश पर अपना माया जाल फैलाने लग जाती है। और इसके बाद वीना की लाश एक कड़े में बदल जाती है। इस कड़े को पहनते ही तुम एक खूबसूरत नौजवान बन जाओगे और साथ ही साथ तुम एक राक्षस भी बन जाओगे। दिन में तुम सुंदर नौजवान दिखोगे, पर रात होते ही तुम राक्षस के रूप में बदल जाओगे। और हाँ, ध्यान रहे, अगर किसी भी कारण से तुम्हारा ये कड़ा तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से उस भूतिया दुनिया में चले जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं इस कड़े को हमेशा अपने हाथ में ही रखूंगा। चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और विनय उस कड़े को अपने हाथ में पहन लेता है। एक तेज रोशनी के साथ विनय एक सुंदर नौजवान में बदल जाता है और उस गुफा से बाहर आकर अपने आप को अपनी गाड़ी के शीशे में देखता है। अब मैं इस दुनिया का सिर्फ सबसे खूबसूरत आदमी ही नहीं, राक्षस भी हूं। 5 साल बाद विनय, जो कि अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था और पुणे में नाम बदलकर अभी नाम से रहने लगा था। ये बात एक शाम की है।
जिस कंपनी का मालिक अभी था, उस कंपनी के मैनेजर ने उससे एक लड़की का रिज्यूमे दिखाया। अभी ने मैनेजर से उस लड़की का नाम पूछा। सर, उस लड़की का नाम दिया है। बुलाओ उस लड़की को, कल मैं खुद इंटरव्यू लूंगा उसका। अगले दिन इंटरव्यू के लिए दिया को अभी के ऑफिस में बुलाया जाता है। दिया अभी के केबिन में जाती है। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, कम इन। आज फिर से 5 साल बाद अभी के सामने दिया खड़ी होती है। अभी दिया की तरफ बदले की भावना से देखता है। आप जॉब के लिए सेलेक्ट होती है, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए। पर सर, आपने तो मेरा इंटरव्यू लिया ही नहीं। मैंने तुम्हें केबिन में आते हुए ही देखकर समझ लिया था कि तुम मेरे और इस कंपनी के कितने काम आने वाली हो। थैंक यू सो मच सर। फिर धीरे धीरे अभी दिया को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लेता है और उसे घुमाने के लिए कई सारी अलग अलग जगहों पर ले जाने लगता है। अभी दिया को कॉल करके खुद के घर पर रात को बुलाता है। रात को दिया अभी के घर जाती है। दिया अभी के घर के बाहर खड़ी होती है। तब वो डोरबेल बजाती है। तभी उसे अपने पीछे से कुछ अजीब सी आवाज आती है। उसे पीछे कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर पार्क में कुछ तो था, जिससे वहां पर लगे हुए सभी झूले अपने आप ही चल रहे थे। दिया उन झूलों को गौर से देख ही रही होती है कि अचानक से घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और अभी एकदम से दिया के सामने आ जाता है। सरप्राइज! अरे अभी तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो सब छोड़ो, एक्चुअली आज मेरा जन्मदिन है। वाओ, अभी तुमने अपने बर्थडे पर मुझे सरप्राइज दिया, क्या बात है। चलो केक कट करते हैं, आज मैं बस तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर कुछ लेने के लिए अभी अंदर जाता है। दिया देखती है तो अब तक रात के 12 बज चुके थे। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे 2-3 लोग एक साथ मिलकर कुछ बोल रहे हो। दिया, तू अब नहीं बचेगी, मैं तुझसे मेरा बदला लेने आया हूँ। दिया इन सब डरावनी आवाजों को सुनकर बहुत डर जाती है। कौन है जो ये सब गंदा मजाक कर रहा है? अभी क्या ये आप हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर हो रही बारिश, कड़कती हुई बिजली और भीड़ियों की आवाजें माहौल को और भी ज्यादा डरावने बना रहे थे। डरी सहमी दिया अभी के कमरे में जाती है और वहां जाते ही उसने जो देखा उसके पैरों से मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उस कमरे में एक राक्षस था जो बहुत खतरनाक दिख रहा था और उस राक्षस की नजर उसकी तरफ ही होती है। क्यों डर गई क्या? यहाँ तो एक सुंदर नौजवान अभी था ना, वो कहाँ गया यही सोच रही हो ना? तुम कौन हो और बताओ अभी कहाँ है? तुमने उसके साथ में क्या किया है? मैं ही अभी हूँ और मैं ही विनय भी हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम अभी और विनय दोनों कैसे हो सकते हो? मुझे पता है कि विनय तो कई साल पहले ही मर चुका है। उस राक्षस ने दिया की बात सुनकर बहुत जोर से एक भयानक आवाज निकाली, जिसे सुनकर दिया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बेहद डर जाती है। तो नहीं जानती कि मैंने तेरे लिए बलि दी है और राक्षस बनके तुझे मारने आया हूँ। फिर वो राक्षस अपनी उसी भयानक आवाज से शोर करने लगता है, जिससे घर के सभी कांच टूटने लगते हैं और सभी चीजें इधर उधर गिरने लगती है। वो राक्षस अब और जोर से आवाज करने लगता है, जिससे पूरा घर ही हिलने लगता है, मानो कि जैसे भूकंप आ रहा हो। अब काफी भारी भारी चीजें भी दिया के ऊपर गिरने लगती है, जिन सबसे वो जैसे तैसे बच रही होती ही है कि पीछे से छत का एक बड़ा हिस्सा दिया के ऊपर गिरने ही वाला होता है। लेकिन नीचे गिरते गिरते उसे एक लड़की का साया बचा लेता है और इन सब से थोड़ा दूर महफूज जगह पर ले जाता है। दर्द से कराहती हुई दिया उससे पूछती है, तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों कर रही हो? मैं वीना हूँ, विनय की सौतेली बहन। कुछ साल पहले विनय ने मुझे एक गुफा में ले जाकर धोखे से मार दिया और मेरी बलि एक चुड़ैल को चढ़ा दी थी, क्योंकि वो शक्तियाँ और खूबसूरती पाना चाहता था, जिसके लिए उसे बलि देनी थी। पर मैं तुम्हें उससे बचा सकती हूँ। तुम मुझे कैसे बचा सकती हो? उस राक्षस की शक्ति उसके हाथ में पहने हुए कड़े में है। अगर किसी भी तरह से वो कड़ा उसके हाथ से उतर जाए तो वो राक्षस इस दुनिया से भूतिया दुनिया में चला जाएगा। तभी राक्षस वहाँ आ जाता है और दिया पर हमला कर देता है, पर वो राक्षस वीना की आत्मा को देख नहीं पाता। फिर वो दिया को हवा में उड़ाकर उससे कहता है, घमंडी औरत, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी एक आवाज आती है, मैं बचा सकती हूँ। फिर वो राक्षस अचानक से तड़पने लगता है, क्योंकि उसके सामने वीना की आत्मा होती है, जो कि अब उस राक्षस को दिखाई भी दे रही थी। और वीना की आत्मा उस राक्षस को अपने काबू में किए हुए थी।
तुझे मारने के लिए मैं आ चुकी हूँ। याद है ना, मैंने जाने से पहले कहा था कि मैं वापस आऊंगी। दिया, तुम इसके हाथ से वो कड़ा निकालो, ये वहीं मर जाएगा। मैं ये नहीं कर सकती। दिया, अगर तुमने ये जल्दी नहीं किया तो फिर से ये शक्तिशाली हो जाएगा। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती, इसलिए मारो इसे, निकालो इसके हाथ से वो कड़ा। दिया उस राक्षस के पास जाने लगी कि तभी उस राक्षस ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाकर वीना के काबू से खुद को छुड़ा लिया और वीना पर हमला करने लगा। वीना की आत्मा अब उस राक्षस के सामने कमजोर पड़ने लगी थी कि तभी दिया ने उस राक्षस का ध्यान खुद की ओर करवा लिया, जिससे कि कुछ देर के लिए वो राक्षस भटक गया और वीना को एक आखिरी बार उस राक्षस को काबू में करने का मौका मिल गया। दिया ने जैसे ही उस राक्षस का कड़ा उतारने के लिए उसका हाथ पकड़ा, वैसे ही उस राक्षस ने अपना दूसरा हाथ वीना के काबू से निकालकर दिया का गला पकड़ लिया। पर दिया ने भी उसका कड़ा नहीं छोड़ा और कुछ देर बाद वीना ने दिया को जोर से धक्का दिया, जिससे राक्षस का कड़ा उसके हाथ से निकल गया और वो राक्षस इस दुनिया से निकलकर उस भूतिया दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए चला गया। दिया रोने लगी। तुमसे बदला लेने के लिए इसने मेरी बलि दी थी, तुम्हें बचाकर अब मेरा काम भी पूरा हो चुका है। फिर वीना की आत्मा एक रोशनी के साथ चली जाती है। भूतिया जंगल। आज की कहानी नीरज नाम के एक लड़के की है, जो केरल के एक सुनसान अंधेरे रास्ते पर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ खड़ा है। हेल्प! हेल्प! कोई है यहाँ? 3 साल पहले, उस समय नीरज की उम्र लगभग 23 साल की थी। दरअसल नीरज अपने बड़े भाई रमन के साथ मामा के लड़के की शादी में जा रहा है और दोनों बस से मामा के गांव जा रहे हैं। उसके मामा के गांव जाते वक्त रास्ते में एक जंगल पड़ता था। मैं आपको बता दूं कि यह जंगल बहुत सारी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बात से नीरज और उसके भाई रमन बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ ऐसी कोई घटनाएं होती है। वहां सड़क पर जगह जगह बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था, इस जंगल में ना आए। भैया, ये जगह जगह जंगल में ना आए के बोर्ड क्यों लगे हैं? ऐसा भी क्या है यहाँ? अरे तू भी कमाल की बात करता है। जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो बोर्ड तो लगाएगी ही सरकार। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है कि जंगली जानवरों से सावधान रहे। छोड़ ना नीरज, हमें कौन सा यहाँ जाना है। कुछ देर बाद दोनों मामा के घर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, आ गए तुम दोनों, बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी बहन और जीजा जी कहाँ है? वो क्यों नहीं आए? मामा जी, मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो इतने दूर सफर करके नहीं आ सकती और पापा भी घर पर ही उनका ध्यान रख रहे हैं। हाँ, तभी उन्होंने हम दोनों को भेज दिया। अरे भैया, आप दोनों आ गए, वाह क्या बात है। अब आएगा असली मजा तो। ये अच्छा, कोई बात नहीं बच्चों, मैं बात कर लूंगा तुम्हारी माँ से। अब तुम दोनों कुछ खाओ पियो और खूब रौनक लगाओ शादी में। चलो नीरज और रमन भैया, हम चलकर जरा शादी की महफिल जमाएं और रौनक लगाएं। ये मजा आ गया, आज तो बहुत नाचे सब और खूब मनोरंजन भी किया सबने। शादी के अगले दिन रमन और नीरज अपना सामान पैक कर रहे हैं और वापस घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वहां नीरज के मामा आ जाते हैं। अरे ये क्या बात हुई, तुम दोनों वापस जा रहे हो? हाँ मामा जी, शादी तो हो गई, अब जाना ही है। ये गैरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? अरे असली काम तो शादी के बाद होता है। यहाँ सब संभालने में कौन मदद करेगा मेरी? ऐसी बात नहीं है मामा जी, मम्मी की भी तबीयत खराब है और पापा भी अकेले हैं ना। अच्छा ऐसा करते हैं रमन, तू यहाँ रह के मामा जी की मदद कर और मैं घर जाता हूँ, फिर तू आ जाना 4-5 दिनों में काम करवा के। हाँ, ये ठीक रहेगा। नीरज अपना सामान पैक करता है और बस स्टैंड के लिए निकल पड़ता है। गांव जाते वक्त तो उन दोनों को सफर में कोई भी परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसके साथ उसका भाई रमन भी था। लेकिन गांव से वापस लौटते वक्त नीरज अकेला था। नीरज पहली बार इतनी दूर अकेले सफर कर रहा था और उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सफर काफी लंबा था और वो सफर करते करते काफी थक चुका था। इसी बीच उसे बहुत जोर की प्यास लगी, लेकिन उसकी बोतल का पानी भी बिल्कुल खत्म हो गया था। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे और कहीं भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। वो सोचता है कि जब बस कहीं रुकेगी तो वहीं से पानी भर लेगा। और तभी कुछ समय बाद एक छोटे से टी स्टॉल के पास बस रुकती है। नीरज काफी खुश हो गया था, क्योंकि अब उसकी प्यास बुझने वाली थी। बस से उतरने के बाद वो अपने सिर को बाएं दाएं घुमाता है
और देखता है कि वहां थोड़ी दूर पर एक नारियल पानी वाला है, लेकिन उसे आसपास कहीं भी पानी भरने के लिए कोई नल नहीं दिखता है। तो वो उस नारियल पानी वाले के पास जाता है। अरे क्या बात है भाई, बहुत सुनसान इलाका है, पानी तक नहीं दिख रहा है कहीं। यहाँ कोई आता जाता नहीं है क्या? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आते तो हैं, लेकिन अभी रात का समय है तो कम ही लोग दिखते हैं। बस ऐसा ही है भैया। पानी तो मेरे पास है, मुझे 2 बोतल मैं भर कर ला देता हूँ। पर तुम्हारे पास कहाँ है पानी? भाई यहाँ थोड़ा आगे जाकर नल लगा है, वहां से भर कर ला देता हूँ। आप चाहो तो साथ चल सकते हो। लेकिन मुझे तो जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलो तुम ही ले आओ पानी, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। नारियल वाला बोतल भरने चला जाता है। नीरज इंतजार करने लगता है, लेकिन कुछ देर तक वो आदमी वापस नहीं आता है। नीरज भी उस रास्ते पर आगे चल पड़ता है। वह बस से दूर पहुंच जाता है। नीरज थोड़ा आगे जाता है तो वो आदमी उसे हाथ में बोतल लिए वापस आता दिखाई देता है। लो भाई, कहा था ना मैंने, पानी है यहाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लो पी लो। नीरज बोतल से पानी पीने लगता है, लेकिन जैसे ही मुंह में पानी डालता है तभी वो पानी खून बन जाता है और वो नारियल वाला आदमी वहां से गायब हो जाता है। नीरज बहुत डर जाता है और बोतल को दूर फेंक देता है। तभी वो मुड़कर बस की तरफ भागता है और देखता है कि बस वहां नहीं होती और ना ही कोई टी स्टॉल और ना ही कोई लोग। वह एक सुनसान सड़क पर जंगल से घिरा हुआ अंधेरे में खड़ा है। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? तभी उसे जंगल में थोड़ी रोशनी दिखाई देती है। लगता है वहाँ कोई घर या लोग हैं, तभी रोशनी दिखाई दे रही है। वहीं जाकर मदद मांगता हूँ। वह जंगल में अंदर की तरफ चला जाता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है वो रोशनी गायब हो जाती है। अचानक से उसे जंगल में एक स्त्री दिखाई देती है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है। उस बच्चे की उम्र करीब 5 साल की लग रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बच्चा उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी। उसकी उम्र करीब 28 साल की लग रही थी। नीरज को यह देखकर तो अच्छा लगा कि उसके अलावा कोई और भी उसके साथ है, लेकिन उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था कि वो औरत जंगल में क्या कर रही थी। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? पता नहीं क्यों वो स्त्री बार बार नीरज को घूरे जा रही थी और उसका बच्चा भी उसे ही देखे जा रहा था। उस बच्चे को देखकर नीरज थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन वह बच्चा तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। बड़ी अजीब बात थी। जी, आप इस वक्त जंगल में क्या कर रही हैं? चले जाओ यहाँ से तुम। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खड़ी रहती है। देखिए, हमें उस तरफ जाना चाहिए। वहाँ सड़क है, वहाँ से हमें मदद मिलेगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। आप भी जंगलों में खो गई थी क्या? मैंने कहा ना कि चले जाओ यहाँ से, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? नीरज भी उसके पीछे जाता है और सड़क पर खड़ा रहता है। कुछ देर वहां खड़े रहने के बाद उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। लगता है कोई बस आ रही है, हम उसे रोक लेंगे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, तुम बस जाओ यहाँ से मुझसे दूर। तभी नीरज को दूर से बस आती हुई दिखाई देती है। वो औरत अपने बच्चे के साथ भागती हुई बस की तरफ जाती है। नहीं, रुको! वह भागकर उनके पास जाता है और जाकर बच्चे को पकड़ता है। और इसी बीच नीरज को उन दोनों का असली चेहरा भी दिखाई देता है, जो कि बेहद डरावना और खूंखार लग रहा था। उस स्त्री का चेहरा बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, जिसमें खून ही खून लगा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका चेहरा किसी चीज से कुचल दिया गया हो और उसकी एक आंख की जगह खोखली थी। उसके बाल तो किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। मार डालो मेरे बेटे को। वहीं दूसरी ओर उसके बेटे का एक हाथ गायब था और सिर पर भी किसी गहरी चोट का निशान था। मुझे और मेरे बेटे को मार डाला, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यह दृश्य देखकर नीरज की आंखें फटी की फटी रह जाती है और साथ ही उस वक्त वो अपने हाथ पैरों को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक से उसके चारों ओर का वातावरण बिल्कुल बदल गया था। उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, जिससे उसके माथे से पसीना टपकने लगता है। मैंने बोला था तुझे कि चले जा यहाँ से, पर तूने नहीं सुना। अब तुझे भी बाकी सब की तरह मरना होगा। नीरज पीछे हट जाता है
और वो बस उन दोनों के आर पार हो जाती है। नीरज काफी डर जाता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ जाते हैं। वह बस भी नीरज के लिए नहीं रुकती है। नीरज तेजी से भागता है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत और उसका बच्चा पीछे आ रहे होते हैं और उनके पैर भी उल्टे होते हैं और लंबे लंबे कदमों से उसकी तरफ आ रहे होते हैं। मुझसे बचकर इस अंधेरे में और कहाँ जाएगा तू? काफी दूर तक भागते हुए नीरज की सांस फूल जाती है और वो हांफने लगता है, लेकिन वो फिर भी भागता रहता है और वो औरत और बच्चा अभी भी उसके पीछे होते हैं। तूने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मेरे पुराने रूप में मेरा पीछा करके तूने अपनी मौत को बुलाया है। तू मुझसे अब नहीं बच सकता। तभी थोड़ा आगे जाकर एक और बस आकर नीरज के पास रुक जाती है। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ भाग रहे हो? इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? आओ बस में बैठो। घबराया हुआ नीरज बस में बैठ जाता है। आखिर ऐसा क्यों था? यही प्रश्न नीरज के मन में बार बार आ रहा था। नीरज उस कंडक्टर को सारी घटना के बारे में बताता है। देखिए, आप पहले व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ। असल में वो जगह भूतिया है। आज से 5 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये जगह भूतिया बन गई। आप पहले इंसान नहीं है जिसके साथ ये सब हुआ। नीरज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा क्या हुआ था, क्या आप जानते हैं? तब वो कंडक्टर उसे एक सच्ची घटना सुनाता है जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। आज से 7 साल पुरानी बात है। एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे को लेकर बस से शहर जा रहा था। तभी रास्ते में बस रुकी तो बच्चे ने खाने की चीज की जिद की और वो आदमी बस से उतरकर उसके लिए कोई चीज लेने चला गया। वहां बहुत भीड़ थी, उसे थोड़ा वक्त लग रहा था। तब वो बच्चा भी अपनी सीट से उतरकर भागने लगा और उसकी माँ भी पीछे भागी। दोनों माँ बेटे बस से उतर गए, लेकिन वो आदमी तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो औरत अपने बच्चे को लेकर यहाँ वहां ढूंढने लगी। ढूंढते हुए वो जंगल में पहुंच गई। इतनी देर में तो बस भी निकल गई। वो औरत वापस सड़क पर आकर अपने पति का इंतजार करने लग गई। तभी वहां एक और बस आ रही थी तो उस आदमी ने चुपके से आकर अपनी पत्नी और बच्चे को बस के आगे धक्का दे दिया। वो आदमी अपने बच्चे और पत्नी को मारना ही चाहता था, इसलिए गायब होने का नाटक कर रहा था। पर क्यों? ये तो नहीं पता। बस इसी वजह से उन दोनों माँ बेटे का भूत कई लोगों को दिखाई देता है। और एक सच्चाई ये भी है कि उनके झांसे में आकर उनको बचाने के चक्कर में कई लोगों ने जान गंवा दी है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए। नीरज को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन वो बच गया था, यह अच्छी बात थी। फिर नीरज उस रात की पूरी घटनाओं को एक बार फिर से याद करता है और डर से कांप उठता है। वह बस एक सीट के कोने में सहम कर बैठ जाता है, मानो उसे अभी भी यकीन ना हो रहा हो कि उस डरावने मंजर से गुजरने के बाद भी वो जिंदा कैसे है। नीरज उसी बस में रात भर सफर करने के बाद अगली सुबह अपने शहर पहुंच जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।